नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है उमंग ने मारी बाजी, कांग्रेस में गुटबाजी। जी हां, क्या कांग्रेस में अभी गुटबाजी चरम पर है? यह सवाल इसलिए क्योंकि 13 अगस्त को जो खुलासा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी नहीं कर सके, वो काम महज 6 दिन बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कर दिया। दरअसल पटवारी तो कथित वोट चोरी का खुलासा करने में असफल रहे, लेकिन उमंग सिंगार ने बाजी मारते हुए इसका खुलासा किया और आरोप लगाया कि 27 सीटों पर वोट चोरी हुई। हालांकि जब वो खुलासा कर रहे थे तो जीतू पटवारी उनके साथ नहीं थे। इधर बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार किया और कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। लेकिन उमंग सिंगार की इस जल्दबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि ये वेबसाइट का सुचारू रूप से व्यवस्थित करके ये हम फिर से उन विधानसभाओं का खुलासा नए सिरे से आपको बुला के करेंगे। ये आज उसकी तैयारी की थी, 4 दिन से वेबसाइट बंद रखी इन लोगों ने। खुलासा करने वाले थे, क्या हुआ? खुलासा की मेरे ख्याल से मैंने तो बात नहीं करी थी। 13 अगस्त को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ा था और तर्क दिया था कि चुनाव आयोग ने वेबसाइट बंद कर दी, जिसकी वजह से वो वोट चोरी का खुलासा नहीं कर पा रहे। हालांकि उसी दिन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में ये तय हुआ था कि वर्तमान विधायकों और हारे हुए नेताओं से 10 दिन में फर्जी वोटर लिस्ट की जानकारी ली जाएगी। लेकिन महज 6 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सामने आए और 27 सीटों पर वोट चोरी के आरोप मढ़ दिए। उमंग सिंगार ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान महज 2 महीने में 16 लाख मतदाता बढ़ गए, लेकिन इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि औसतन हर सीट पर 10,000 वोट बढ़ाए गए। सिंगार ने चेतावनी दी कि इस मामले को लेकर कांग्रेस कोर्ट का रुख करेगी। सूची में हेराफेरी किस समय हुई? 5/1 को प्रस्तावित अंतिम सूची प्रकाशित हुई। कुल मतदाता थे 5,39,87,876। द्वितीय हुई, इसके अंदर 7 महीने के अंदर 4,64,000 मतदाता रहे और अंतिम सूची प्रकाशित हुई जिसके अंदर 16 लाख यानी 2 महीने के अंदर इतने वोटर बढ़ गए कि 2 अगस्त 2023 में चुनाव थे आपके नवंबर के अंदर और अचानक 2 महीने के अंदर इतनी बढ़ोतरी क्यों? मतलब हर दिन लगभग 26,000 वोट बढ़े। यानी 13 अगस्त तक जो जानकारी जीतू पटवारी नहीं जुटा सके, जिस वेबसाइट को वो बंद बताकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उसी वेबसाइट से सिंगार ने जानकारी जुटाई और प्रदेश में भी चुनाव चोरी के आरोप लगा दिए। खैर, अब सिंगार के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस जानबूझकर लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। वो संविधान को, न्यायपालिका को और निर्वाचन आयोग को ठेंगा दिखाना चाहती है। 20 महीने पहले मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया और यदि मैं दिनों की बात करूं तो लगभग 625 दिन हो गए। जोरदार मामला है कि 625 दिन बाद याद आई कि वोटों में गड़बड़ी हुई। तो हमें लग रहा था कि बहुत सारी सीटों पर बात वो करेंगे, पर यदि दे पाए तो केवल 27 सीटों का नाम दिया। मुझे आश्चर्य है कि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आंकड़े के इस तरह से इस देश में गुमराह करने की राजनीति क्यों कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर सिंगार को इतनी जल्दी क्या थी कि वो जीतू से पहले वोट चोरी का खुलासा करने सबके सामने आ गए, क्योंकि जीतू पटवारी ने खुद दावा किया था कि वो जल्द सामने आकर फर्जीवाड़े का खुलासा करेंगे। क्यों कांग्रेस विधायकों और नेताओं की तरफ से आने वाली लिस्ट का इंतजार नहीं किया गया? क्या सिंगार पटवारी से आगे आकर कोई लकीर खींचना चाह रहे हैं या फिर ये कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा है? दिलचस्प तो ये भी है कि पहले सिंगार ने वोट चोरी के खुलासे की बात को नकारा था और अब शायद वो जीतू से पहले चुनाव चोरी का राग अलाप कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, आखिर सिंगार को इतनी जल्दी क्या थी कि वो पटवारी से पहले सामने आ गए? दूसरा सवाल, क्या जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के बीच गुटबाजी चरम पर है? तीसरा सवाल, क्या पटवारी से पहले खुलासा कर सिंगार आला कमान की गुड लिस्ट में आना चाहते हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। पांडे जी, अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपको पता है जीतू पटवारी जी खुलासा करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वेबसाइट बंद है इलेक्शन कमीशन की, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, आगे करूँगा। उसी दिन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक थी जिसमें तय हुआ था कि 10 दिन में हमारे विधायक, पूर्व विधायक और प्रत्याशी रिपोर्ट देंगे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की कि किस तरह से गड़बड़ी हुई है। लेकिन आज उमंग सिंगार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और वही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए वो कह रहे हैं कि 27 सीटों पर गड़बड़ी हुई है। तो इतनी जल्दीबाजी क्या थी? आज तो 6वां दिन था, 4 दिन और रुक जाते। क्या ये श्रेय लेने की होड़ है, गुटबाजी है? अब देखिए, ये तो बीजेपी का घिसा पिटा सवाल है और जब तक बीजेपी जिंदा रहेगी इस सवाल को रिपीट करती रहेगी। और 2014 से बीजेपी यही बोलती है, गुटबाजी गुटबाजी, और अपने गिरेबान में नहीं झांकती है। अभी आपके चैनल पर ही मैं बीजेपी के स्टेटमेंट सुन रहा था, तो वो अकेले स्टेटमेंट दे रहे थे, उनके कोई साथ कोई 10 बीजेपी के नेता नहीं थे। या बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं तो उनके सारे विधायक साथ में नहीं बैठते हैं, सारे नेता साथ में नहीं बैठते हैं। तो उमंग सिंगार जी ने बात उठाई हो या जीतू पटवारी जी ने उठाई हो या अरुण यादव जी ने उठाई हो या अजय सिंह जी ने उठाई हो, किसी भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ने बात उठाई हो, उस बात का जवाब आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि महंगाई बढ़ रही है तो जीतू पटवारी से पहले उमंग सिंगार ने क्यों बोल दिया, बेरोजगारी बढ़ रही है तो जीतू पटवारी जी ने पहले क्यों बोल दिया। हाँ, तो अब बात होनी चाहिए मुद्दे की। जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत के साथ, प्रमाण के साथ इस मुद्दे को उठाया, तब चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए था। चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना, सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को स्वीकारा कि भाई बिहार में जो 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं उनको आप वेबसाइट पर डालिए। और जबकि अब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए ना, हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिसकी जीतू पटवारी बात कर रहे हैं, जिसकी उमंग सिंगार बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उमंग सिंगार करें या जीतू पटवारी, ठीक है, आपने कहना कोई भी उठा सकता है, पीसी शर्मा भी उठा सकते हैं, आप भी उठा सकते हैं, लेकिन 4 दिन में और रिपोर्ट आ जाती ना, 10 दिन में, और तथ्यों के साथ आप मजबूती से अपना पक्ष रख सकते थे। दोनों नहीं बैठते, एक आदमी कोई बैठ जाता, तो इतनी जल्दबाजी क्यों भाई? तथ्य ही मजबूत होते ना। वो कह रहे सिर्फ 27 सीटों की आप जानकारी लेकर आए, आपने सुना विश्वास सारंग को, पूरी की ले आते, ज्यादा मजबूत होता, आपकी बात में ज्यादा दम होती। देखिए, ये मुद्दा ऐसा है कि इस मुद्दे से ये साबित हो गया कि बीजेपी की जो भी सरकारें हैं ये वोट चोरी के माध्यम से बनी है। ये चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और चुनाव आयोग द्वारा प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जनता के द्वारा नहीं बनाए गए। अब उमंग सिंगार जी ने 6 दिन में दे दिया, तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है। अब राहुल गांधी जी 15 दिन की यात्रा कर रहे हैं वोट चोरी को लेकर। अब बीजेपी का है कि भाई एक साथ ही सब क्यों नहीं कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन ही क्यों नहीं यात्रा कर दी। अभी उमंग सिंगार जी ने कहा है, जीतू पटवारी जी कहेंगे, अरुण यादव जी कहेंगे, कांग्रेस के अन्य नेता कहेंगे, हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये वोट चोरी की घटनाएं लगातार आती रहेंगी। जैसे राहुल गांधी जी अभी यात्रा कर रहे हैं, अब यात्रा के दौरान उनको लोग मिल रहे हैं, वो आ रहे हैं कि हमारा वोट कट गया, और वो कह रहे हैं कि ना हम बांग्लादेशी हैं, ना हम रोहिंग्या हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं, या हम ओबीसी हैं। अब आ रहे हैं, अब चुनाव आयोग उनको जवाब दे। और चुनाव आयोग कहता है कि भाई एक आदमी का यदि 1 से ज्यादा 4 जगह वोट है तो कुछ गलत नहीं है, और जिनका 4 जगह वोट है उन्होंने कहा नहीं है कि हम 4 जगह डालेंगे। अरे भाई, जिसका 4 जगह वोट है वो कैसे कह सकता है कि 4 जगह वोट डालेंगे? उस पर तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि वोट तो इंसान एक जगह ही डाल सकता है। तो जो 4 जगह वोट डालेगा वो स्वीकार थोड़ी करेगा। इधर की बात ना करो, ये बताओ कारवा लुटा क्यों? मैं सवाल कुछ कर रहा हूँ, आप राहुल गांधी पे पहुंच रहे हैं। लेकिन अजय जी वो कह रहे हैं ये सब आपका प्रोपेगेंडा है। क्या एक साथ बैठना जरूरी है? गुटबाजी आपको नजर आती है? देखिए ब्रजेश जी, मूल रूप से ये पूरा का पूरा विषय भ्रम फैलाने वाली राजनीति है कांग्रेस का। अब आप देखेंगे ये नई कांग्रेस है,
जो चुनाव हारती है, लेकिन हार का अब ठीकरा किस पे फोड़े? तो हार का ठीकरा कभी ईवीएम रिग्ड है करके कहते हैं। आपने मेरे मित्र राम पांडे जी ये भी बताएंगे कि 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक बहुमत मिला था, लगभग 50% के आसपास सारा वोट शेयर था, तो कांग्रेस ने तब कांग्रेस का तब आरोप था कि ये ईवीएम की खेल किया गया है। कमलनाथ जी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठाकर देख लीजिए, उसने कहा था कि ईवीएम रिग्ड की गई थी। अब उन्होंने ईवीएम को छोड़ दिया, अब कह रहे कि वोट चोरी हो गई थी। पहली बात तो जो संविधान का हमेशा किताब लेके हाथ में घूमते हैं उन लोगों को संवैधानिक प्रोविजन जो है, उन संवैधानिक प्रोविजन की जानकारी होने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 329 स्पेसिफिकली कहता है कि किसी भी इलेक्शन की प्रोसेस को यदि आपको चैलेंज करना है तो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो एक इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में। फिर हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसका सेक्शन 80-81 कहता है कि विद इन 45 डेज आप किसी चुनाव के नतीजे से, यदि आपको लगता है कि ये चुनाव का नतीजा बेईमानी के साथ में लाया गया है, इसमें कहीं आपको अप्रहेशन लगता है, उसमें आपको कोई धांधली लगती है, तो आप एक चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं। देश के संविधान ने व्यवस्था बनाई है। क्या इन 27 सीटों की बात वोट चोरी होता है कि नहीं होता? मुझे लगता है ये कांग्रेस बताए, अगर वोट चोरी हुआ है और जिसके ये प्रूव करना है वोट चोरी हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कह रहा है ब्रिजेश जी? एफिडेविट पे, लेकिन आपके नेता भी कहते हैं ना वोट चोरी हुए। आपके एक सांसद जी कह रहे हैं कि श्रीनिवास तिवारी जी के समय में किस तरह से वोट चोरी होती थी, मतलब वोट चोरी होती थी, तो वोट चोरी तब होती थी तो अब भी हो सकती है। के समय बैलेट पेपर पे किस प्रकार की वोट चोरी होती है हम नहीं कह रहे हैं। कीर्ति आजाद जी विपक्ष के सांसद है, उनको आप सुन लीजिए कि उनके पिताजी को किस प्रकार से चुनाव जिताया जाता था बिहार में। ये कीर्ति आजाद जी ने स्वयं स्पष्ट कहा कि कांग्रेस हमारे पिताजी के लिए बूथ लूटती थी। ये कांग्रेस के कई नेताओं ने स्पष्टता के साथ कहा कि बूथ लूट कर चुनाव जीते जाते। लेकिन ईवीएम की टेम्परिंग पे या इलेक्टोरल रोल पे सर्वोच्च न्यायालय के ईवीएम पे तो 41 बार पिटीशन हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने सारी याचिकाएं खारिज कर दी है। कल ही आज हम डिबेट कर रहे हैं, कल ही महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली उस अपील को खारिज कर दिया। रही बात इलेक्टोरल रोल की, और ये मेरे मित्र राम पांडे जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के मुंह पे तमाचा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 65 लाख वोटों की आप लिस्ट सार्वजनिक कीजिए। अरे भाई, उन 65 लाख वोटों की लिस्ट आपके सारे जितने भी राजनीतिक दल थे उनके प्रतिनिधियों को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल और किन नामों को काटा गया ये सब प्रोवाइड किया गया था। अब तो ऑनलाइन कर दी है, उस पर क्यों बहस करें हम। चलिए लौट रहा हूं मैं अजय जी। लेकिन प्रभु जी, इतनी जल्दबाजी क्या थी उमंग सिंगार को? क्या आपको इसमें गुटबाजी नजर नहीं आती, या आला कमान की नजरों में नंबर बढ़ाने का गेम चल रहा है? एक तरफ जीतू पटवारी कहते हैं कि मैं जल्दी खुलासा करूंगा, तय भी हो जाता है, उमंग सिंगार आनन फान में 6 दिन में ये खुलासा कर देते हैं। या जो जिस तरह से सरलता से घुमा फिरा के पांडे जी ने जवाब दिया, उस पर आपको यकीन हो रहा है? ये कहीं ना कहीं गुटबाजी तो इसमें दिख रही है ब्रजेश जी। निश्चित तौर पर जो वेबसाइट सीईओ मध्य प्रदेश की वेबसाइट के अंडर मेंटेनेंस बता रही है, जो कि जीतू पटवारी जी उस दिन कहा, दिखाया भी था मीडिया को, वो वेबसाइट आज भी अंडर मेंटेनेंस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे यदि आप इलेक्टोरल पेज पे जाएंगे तो वो पेज जो है सिस्टम एरर बता रहा है, वो भी नहीं खुल रहा है। तो ये आंकड़े कहाँ से लाए वो उमंग सिंगार? ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन उन्होंने खुद ही कहा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं ये। हाँ, आंकड़े होंगे, पुराने आंकड़े होंगे जो जीतू पटवारी के पास थे उस दिन वो दिखाए, उनने उस दिन दिखाए नहीं होंगे, इनने दिखा दिए, ये अंतर हो सकता है। लेकिन ताजे आंकड़े तो नहीं है। उनकी वेबसाइट आप खोल के देख लीजिए, या राम पांडे जी खोल के देख लें, या अजय जी खोल कर देख लें। आज साइट अभी खुल नहीं रही है, दोनों ही साइट नहीं खोल रही। चाहे इलेक्शन कमीशन की देख लीजिए, उसमें इलेक्टोरल रोल वाली लिस्ट पे चले जाइए, यहाँ पे चले जाइए, सीईओ एमपी की साइट देख लीजिए। तो ये आंकड़े कहाँ से आए हैं ये अलग बात है। वो निश्चित तौर पर कांग्रेस में यदि ये उनके पास लिस्ट थी तो उस दिन भी जीतू पटवारी के साथ रख देते, वो लिस्ट उस दिन भी हो जाता है एक साथ। लेकिन इसको लिंगर ऑन करके एक अलग से करना, तो कहीं ना कहीं इसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो आपने कहा गुटबाजी का इसमें रंग दिख रहा है। जबकि वो आप विधायकों से ऑथेंटिक डाटा मांग रहे हैं और वो उसको पेश करने के लिए 10 दिन का समय मांग रहे, 10 दिन बाद पेश करेंगे। तो हो सकता है कुछ दिन और इंतजार कर लेते तो और अच्छे से कंपाइल करके दोनों चीजें आ जाती, तो आधी अधूरी बात नहीं आती। अब रही बात इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, जो विश्वास सारंग ने कहा बिल्कुल सही कहा उनने कि 20 महीने बाद आपको ये क्यों याद आ रहा है, जबकि 45 दिन की समय सीमा है, आप दावे आपत्ति कर सकते थे। आपत्ति उसने तय समय सीमा पे आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, अब आप उस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। और चलिए मान भी लीजिए उमंग सिंगार जी ने सही आंकड़े पेश किए हैं, तो क्या 27 सीटों पे गड़बड़ी करके बीजेपी सरकार बना लेती और कांग्रेस को सरकार से दूर कर सकती थी? कांग्रेस के तो आंकड़े ही 66 आए हैं उनके, उसके बाद 27 और जोड़ लीजिए 93 होते हैं।
सरकार बनाने के लिए 115 विधायक चाहिए मध्य प्रदेश में, तो क्या पूरे हो रहे थे क्या? तो फिर वो संख्या 27 से बढ़ा के उनको करनी चाहिए थी। 45, 50, 100 बताते तो शायद हमको लगता कि नहीं सही में गड़बड़ी हुई है। ये एक मुद्दा यहाँ पर भी दिख रहा है। इस पूरे की जड़ में ब्रजेश जी जो है, बहुत हद तक राम पांडे जी की पार्टी बिल्कुल सही दिशा पे चल रही है, बीजेपी को भी उसी दिशा में जाना है। इस पूरे की जड़ में जो है इलेक्शन कमीशन है। वो जो पिछले जो सीईसी थे राजीव कुमार, जो शेर व शायरी सुनाया करते थे, उनने एक नियम बना दिया था कि कट ऑफ डेट एक बताई थी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने घटाने की, उसके कट ऑफ डेट तक नाम घटाए जा सकते थे। उसके बाद उनने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की छूट जो है मतदान के 10 दिन पहले तक दे के रखी थी। आचार संहिता लागू होने के बाद भी लोगों के नाम जोड़ रहे थे उसमें, और तो निश्चित तौर पर एक भ्रम की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई। एक आपने जो एक शक का कीड़ा लोगों के बीच में वो दिया, अवसर दिया आपने, कोई वोटर लिस्ट में जो है चुनाव के 10 दिन पहले तक नाम जोड़ा। किसी राजनीतिक दल ने, मान लीजिए कांग्रेस ने या बीजेपी ने, एक सूची ली, वोटर लिस्ट ली, उसके आधार पर पर्चियां बनाई, देखा, पूरी अपनी जो है पन्ना प्रभारियों को जानकारी दी, पता चला कि जो वोट डालने आया वो तो उनकी लिस्ट में है ही नहीं, वो कोई दूसरा आदमी था, एक्स्ट्रा वो बढ़ गया वो। तो ये चुनाव आयोग की गलती है। चुनाव आयोग का जब नियम था पहले से, ये प्रक्रिया थी, तो उस प्रक्रिया का आपने क्यों नहीं पालन किया? लेकिन उसके पीछे मंशा ये थी ना कि ज्यादा बहुत से ज्यादा अच्छी लोगों की भागीदारी हो। तो देखिए शक का कीड़ा तो वही हुआ ना, हर चीज की एक कट ऑफ डेट होती है ना ब्रजेश जी। आप परीक्षा देने जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसकी एक डेट होती है ना, इस तारीख तक आप फॉर्म भरेंगे, वही परीक्षा देने में शामिल होंगे। फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म भरने से परीक्षा के बीच में 3-4 महीने का भी अंतर होता है। तो क्या यह है कि परीक्षा के आप जो प्रवेश पत्र मिलने के 1 दिन पहले तक आप फॉर्म भर लें? ऐसी छूट तो नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। उसके बाद ये जो नए जो चुनाव आयुक्त हैं जिनने ये पूरी बात कही, निश्चित तौर पर उनने भी भ्रम का जाला ज्यादा फैलाया है। तो इसमें गलती चुनाव आयोग की है। जिसकी गलती है, जिसकी वोटर लिस्ट है, उसको खुद आकर सामने सारी चीजों को रखना चाहिए। वो रखने के बजाय वो दूसरी बातें कर रहा है। तो आयोग को इसमें साफ करना चाहिए। केवल वोटर केवल आप ये सफाई दे रही है बीजेपी। अब देखिए ब्रजेश जी, वो गोयबल्स भगवान कह गए थे, उनने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में एक बड़ा सूत्र वाक्य दिया था कि एक झूठ को 100 बार कहो तो सच हो जाता है। अब यदि ये झूठ ही मान लें हम इसको, और यदि कांग्रेस इसको लगातार उठा रही है, हर राज्य में उठा रही है, तमाम विपक्षी दल उठा रहे हैं, तो आम मतदाता के मन में तो ये आएगा ना कि गड़बड़ी हुई है। जिस तरीके से हर चुनाव में कोई भी वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी एक कट ऑफ डेट होती है। कोई मर रहा है, कोई बढ़ रहा है, कोई उसकी हाँ, वो तो 10 दिन पहले भी कोई मर सकता है ना भाई। और हमने देखा है कि कोई मृतक के भी कोई दूसरा वोट डाल जाता है। ये तो गड़बड़ियां होती रहती हैं। तो अजय जी, भ्रम की स्थिति बनाने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार और सफाई आप लोग दे रहे हैं। छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं पांडे जी के पास जाऊंगा। देखिए ब्रजेश जी, जब आज उमंग सिंघार जी ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया कि हेरा फेरी वाली सरकार, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह काम बनता है कि हम आरोपों का प्रत्युत्तर दें। दूसरा विषय कि इलेक्शन कमीशन पे आरोप तो आपका काम तो ये भी बनता है ना कि आप भी उनके साथ कहें कि चुनाव आयोग से कि भाई दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। देखिए विजय जी, बिहार में जब एसआईआर का एक्सरसाइज शुरू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी पहला ऐसा राजनीतिक दल था जिसने समर्थन किया था। हम चाहते थे कि ये सिस्टमैटिक जो हमारा इलेक्टोरल रोल है वो बनने की आवश्यकता है, विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता है। मतदाता सूचियों में विसंगतियां होती है। अजय जी, आप उस पार्टी के नेता हैं जहां लाल कृष्ण आडवाणी पे बहुत सारे लोगों पर एक आरोप लगे थे, तो उनने कहा था कि अब जो है पहले जांच हो जाने दो, हम साफ हो जाएंगे, उसके बाद पद पे आएंगे। अब उस पार्टी के नेता हैं भाई, तो आप लोगों को भी यही करना चाहिए ना कि चुनाव आयोग को सवाल कर सामने आप कांग्रेस या विपक्ष के साथ खड़े होना चाहिए। प्रभु जी, तो प्रभु जी, 1950 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया, उसमें कुछ प्रोसीजर फॉर्म की गई थी। ये हमारी सरकार तो नहीं थी 1950 में। 1950 में उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कहा गया था कि यदि आप किसी इलेक्शन की प्रोसेस से, इलेक्टोरल बनाने से प्रभावित होते हैं तो आपको एक एफिडेविट साइन करके सारे एविडेंसेस देने हैं। राहुल गांधी जी या कांग्रेस या जिस किसी को एग्रीड पर्सन को लगता है कि मैं प्रभावित हुआ हूं, उसको एक एफिडेविट देना है चुनाव आयोग के समक्ष, एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी है विदिन 45 डेज ऑफ जो भी इलेक्शन कंडक्ट हुआ है। ये किसने रोका है? संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के मार्ग में जांच करनी। मैं आपको बोलूंगा, ईवीएम पे ही इस प्रकार से प्रश्न खड़े किए गए थे। जब 41 बार से अधिक पिटीशन लगाई, वो सारी पिटीशनें खारिज हो गई। अब नया शिगुपाल आया है कि इलेक्टोरल रोल में धांधलियां होती है। अरे राहुल गांधी जी, आपकी कांग्रेस प्रत्येक इलेक्टोरल के एडिशन डिलीशन पे जो बूथ लेवल का एजेंट होता है प्रत्येक राजनीतिक दल का, उसको ये सूचना जाती है, उसके पास ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आता है, पूरी प्रोसेस में वो सहभागी होता है। ठीक है, समय का मैं जवाब ले लेता हूं। एजेंट क्या कर रहे थे? पांडे जी के पास बहुत सारे सवाल लेके जाना है, एजेंट कर क्या रहे थे? ठीक है पांडे जी,
एक तो जो प्रभु जी ने सवाल उठाया, गुटबाजी तो है जो नजर आ रही है। इंतजार कर लेते आपके पार्टी के नेताओं की रिपोर्ट का, एक साथ प्रेजेंट कर देते, प्रेजेंटेशन ही देना था आपको, या उस दिन सूची दे देते। यदि इलेक्शन कमीशन की साइट बंद है, उनके पास कहीं से आंकड़े थे तो उमंग सिंगार उस दिन प्रकट हो जाते। अब क्यों? उस दिन भी तो उमंग सिंगार यही कहते ना कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है। जीतू उस दिन तो पटवारी ये जी कह रहे भी थे, मैंने थोड़ी नहीं ये दावा किया है, कहो तो अब मैं सुना देता हूं, उसी दिन कहा था। जी, जीतू पटवारी जी भी यही कहते कि बीजेपी के लिए चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। और जब हम कहते हैं तो चुनाव आयोग कहता है। शपथ पत्र पर सवाल पूछो, अखिलेश यादव मीडिया को बता चुके हैं कि 18,000 शपथ पत्र दे चुके हैं हम लोग। 18,000 में से 18 क्या तकलीफ है फिर भाई? आप नियम तो आपके शासन में ही बना है ना कि शपथ पत्र देना होगा। अखिलेश यादव 18,000 शपथ पत्र दे चुके हैं, 18,000 में से एक का भी जवाब नहीं मिला है। जो सवाल हमने पूछे थे चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन बातों को माना कि 65 लाख जो वोट आपने काटे हैं वो सार्वजनिक होंगे। अब आप 45 दिन के अंदर सबूत मिटा देते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे देश में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स 10 साल 15 साल 20 साल पुराने मामलों की जांच करते हैं। अब ये महादेवपुर सीट है, उसकी हमें टोटल इंक्वायरी करने में 1,250,000 फर्जी वोट हैं। इसके लिए हमें 6 महीना लगा और चुनाव आयोग कह रहा है कि आप 45 दिन में आपको पूरी आपको 6 महीने लगा और उमंग सिंगार जी ने बस 6 दिन में कर दिया। 625 दिन पहले जो हुए थे पहले भी कर देते। जी, अनुराग ठाकुर ने भी कहा है चुनाव आयोग चोर है। ये तो अनुराग ठाकुर ने भी 2-3 दिन पहले कहा है। अनुराग ठाकुर तो इनके नेता है ना, तो बीजेपी को कम से कम अनुराग ठाकुर की बात मान लेना चाहिए। और अनुराग ठाकुर ने 5-6 लोकसभा के एग्जाम्पल दिए और बताए कि लाखों वोटों की चोरी हुई है। अब ये अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई करें या अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं उसको सच माने। तो जो बात हमने कही कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, वही बात इनके नेता अनुराग ठाकुर ने कही है। जवाब ले लीजिए, समय नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि देखिए गड़बड़ी सब जगह होती है इस तरह की, कहीं से कोई वो नहीं हुआ है। तो चोर कहा ना चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को चोर कहा ना। आपके नेता ने भी सवाल उठाया। रजत जी, राहुल गांधी जी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिस पूरे सीएसडीएस के डेटा पे बेस्ड था, उस सीएसडीएस के जो प्रमुख है संजय कुमार जी, इनका आज एक सुबह एक ट्वीट आया और उन्होंने आई सिंसियरली अपोलोजाइज, उन्होंने माफी मांगी है कि मेरा जो डेटा था वो दिग्भ्रमित था, मेरी टीम से गलती हो गई थी, उससे वो डेटा बनाया था। महाराष्ट्र के इलेक्शन का हमने जो एनालिसिस किया था वो गलत था। अब क्या राहुल गांधी जी और उन्होंने जो पीपीटी दिखाने वाली टीम थी अब देश से माफी मांगेगी? क्योंकि जिस डेटा पे जिस सीएसडीएस को रेफर लेकिन अब राहुल गांधी महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे ना अजय जी। नहीं, महाराष्ट्र की नहीं, आपने देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक से बिहार जा उदाहरण उठाए थे उन्होंने, कर्नाटक से बिहार पहुंच गए वो, माफी मांग ली। सीएसडीएस ने महाराष्ट्र के लिए माफी मांगी। हाँ, महाराष्ट्र के लिए माफी मांगी, मैंने भी देखा वो ट्वीट। लेकिन अब राहुल गांधी तो कहीं और निकल गए। देखिए पूरे देश में इसी प्रकार से सीएसडीएस चुनाव आयोग है क्या अजय जी जो खुश हो जाए बीजेपी? सीएसडीएस कोई सरकारी संस्था है, संवैधानिक संस्था है जो बीजेपी खुश हो जाए? नहीं प्रभु जी हम सीएसडीएस को नहीं फॉलो करते, हम ये कहते हैं कि लेकिन आप उसी का ट्वीट तो कर रहे हैं, ट्वीट रिट्वीट कर रहे हैं, आप उसी से तो दावा कर रहे हैं। माफी चाहता हूं अजय जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर उमंग सिंगार ने अब क्यों वो आंकड़े जारी किए? यदि उनके पास पहले थे तो वो जीतू पटवारी को क्यों उपलब्ध नहीं कराए, या खुद ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली? लेकिन क्या ये कांग्रेस की गुटबाजी है और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है? इस पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है कि दो बड़े नेताओं के बीच ये श्रेय लेने की होड़ क्यों मची हुई है। यदि एक ही मुद्दे पर एक होते तो ज्यादा चुनाव आयोग को और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी में उलझी कांग्रेस क्या आगे कुछ अच्छा कर पाएगी, ये देखने की बात होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।